खैर मकदम आपका। तजारती वक्फे के बाद और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि मोदी जी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। उससे साथ साथ हमने बताया था कि मैन होल से आप शहर के मैन होलों के ढक्कन गायब हो चुके हैं। श्रीनगर के हब्बा कदर में 1 दर्जन के करीब मैन होल आज सुबह ढक्कनों के बगैर देखे गए। बताया गया कि उनके वो गायब हो चुके हैं। कौन ले गया या मैन होल? और फिर साफ जाहिर है मैन होल की चोरी लोहे के होते हैं, स्क्रैप वगैरह में। वो स्क्रैप डीलर तो नहीं, उनके ख़रीदार हैं। कुछ स्क्रैप डीलर्स को श्रीनगर में उन पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चोरी करने वाला साफ जाहिर है मंशियात का यादी हो सकता है। इसको पैसा वगैरह कैसे चाहिए होगा, उसने वो ढक्कन मैन होल के चुरा लिए होंगे, लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम इस मंशियात के धंधे में मंशियात फरोश है। उसके बाद मंशियात वाला वादी है, उसको बनाया गया, उसको आप मुजरिम नहीं मानेंगे। लेकिन ये मुजरिम स्क्रैप्स वो डीलर है जिसने इनको ख़रीदा होगा, उससे उन्हें पौने दामों में ख़रीदा होगा। तो पुलिस से गुजारिश है कि इन स्क्रैप डीलर्स पर नज़र रखिएगा। ये मैन होलों की तहकीकात करिएगा, आप मंशियात के धंधे तक पहुँच सकेंगे, मंशियात फरोशों तक पहुँच सकेंगे। पुलिस ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगी। एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल अब तब्दील कर दिए गए हैं, उन्हें कश्मीर से ट्रांसफ़र किया जा चुका है। बहुत याद कर रही है आपको राकेश बलवाल कश्मीर की, श्रीनगर की आवाम, और आपको हमेशा याद रखेगी जिस तरह आपने पुलिसिंग को एक नया डायमेंशन दिया श्रीनगर में। और उम्मीद करते हैं कि आपकी जगह लेने वाला जो नया आएगा वो भी उसी तरह से, जिस तरह से आपने काम किया, आपने करप्शन पे काम किया श्रीनगर में, और किसी हद तक पुलिस थानों में अब एक आम आदमी को इज्जत भी मिलना शुरू हुई थी। और साथ साथ में श्रीनगर के थानों में एसएचओज वगैरह जो होते थे, आप करप्शन से बहुत डरते थे। और फिर मंशियात पे जो आपने काम किया है वो याद रखा जाएगा, कश्मीर की श्रीनगर की आवाम उसको याद रखेगी। लेकिन जो नया आएगा वो इस पर भी ज़रूर काम करेगी, इन मामलात को देखेगी कि एक मिसाल कायम की है। अच्छे लोगों को अच्छे अल्फाज में ही याद किया जाता है। राकेश बलवाल को आज याद किया जा रहा था, लेकिन आपको बताएं वज़ीर आज़म को कश्मीर की आवाम याद आ गई है। वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, और ये वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर आने की खबरें आज शाम गए से बाज़गश्त में, और बताया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में 2 जलसे जम्मू कश्मीर में करेंगे, 2 दौरे करेंगे। और इन 2 दौरों में एक जलसा उनका अनंतनाग में होगा, दूसरा जम्मू में होगा। सरकारी ज़राए इसकी तस्दीक अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है, लेकिन जो ज़राया हैं वो बता रहे हैं कि 2 अवामी रैलीज़ होंगी कश्मीर में। और इन दौरों के दौरान कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, अवामी अहमियत के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका संग बुनियाद भी रखा जाएगा, कुछ का इफ्ताह भी किया जाएगा। ताहम अनंतनाग का दौरा इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि अब की बार डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग को खिसका के राजौरी पुंछ के साथ जोड़ा गया है। और जब राजौरी पुंछ के साथ जोड़ा गया है तो वज़ीर आज़म का दौरा अनंतनाग पार्लिमानी इंतखाबात के साथ जोड़ते हुए देखा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अनंतनाग की सीट पर बीजेपी कहीं न कहीं बड़ा मार्का तय करने की कोशिश करेगी। और वही वजह है कि वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के अपने 2 दौरों के दौरान अनंतनाग पर भी नज़र रखेंगे। और अनंतनाग हल्का इंतखाब चूँकि राजौरी पुंछ से जुड़ता है तो फिर साफ जाहिर है पार्लिमानी इंतखाबात भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इससे पहले वज़ीर दाखिला भी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, और जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान अगले माह वो वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। वज़ीर दाखिला भी उसके साथ उससे पहले आ सकते हैं। और ये भी बताया जाता है कि जेपी नड्डा भी जम्मू कश्मीर पर ख़ास नज़र रखे हैं, और जेपी नड्डा भी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए यहाँ पार्टी कारकुनान से बात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से मज़ीद सूरत-ए-हाल पे बात भी करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरे जम्मू कश्मीर, मुतवक्का दौरे जम्मू कश्मीर, और साफ ज़ाहिर है इंतखाबात के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में सवाल ही सवाल है। इंतखाबात ना पंचायत के, ना यूएलबीज़ के, ना असम्बली के। अब इंतखाबात की बात तो की जाती है तो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट इंतखाबात की, और ये बाकी इंतखाबात न कराए जाने पर कश्मीर की सियासी जमातें सरापा या सीख पा हो चुकी हैं, और साफ तौर पे दिल्ली पे इल्ज़ामात की बारिश कर रही हैं। और अक्सर जमातें ये भी बता रही हैं कि बीजेपी तो डर रही है, और डर की वजह से ही वो आवाम के सामने जाने से डर रही है। और उनको साफ मालूम हो चुका है कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यही वजह है कि वो कोई न कोई बहाना करते हुए टालम टोल कर रहे हैं। और यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी आज श्रीनगर में बताई। उमर अब्दुल्ला ने इस बात को दोहराने के साथ साथ ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही एक ऐसे शख्स हैं जो इंतखाबात नहीं चाहते हैं। राजभवन को उन्होंने बताया कि वो इंतखाबात नहीं चाहते हैं, जबकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पिछले बयानात पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि वो गलत बात, वो अलग बात है। जिन लोगों का वज़ीर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बता रहे हैं उनका ज़रा कभी कोई पूछताछ कीजिए, कोई ज़मीनी हक़ाइक़ देखिए। उनके अल्फाज के मुताबिक फ़ायदा जिन लोगों को है वो इंतखाबात नहीं चाहते हैं। ज़रा सुनिएगा उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला ने उस पर भी बताया,
और जम्मू इंतखाबात के हवाले से 3 अक्टूबर की मीटिंग जम्मू में होगी, उस पर भी बताया। लेकिन पहले ज़रा सुनिएगा क्या बता रहे हैं इंतखाबात ना होने पर, कौन खुश है इंतखाबात ना होने से, उमर अब्दुल्ला क्या बता रहे हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो आपसे कहेगा कि डीजी साहब जो है गलत बयान कर रहा है। तो कहते हैं ना, आप करिए जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री, इसमें जितना हम अपना रोल एक अदा कर सकेंगे हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पूरी तरह से अमन हो, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। हम कितने टेरर फ्री हैं वो कोकरनाग से पता चला। कितने अरसे के बाद इतने सीनियर अफसर, कर्नल, मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी, आर्मी का जवान इस तरह मारे जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ठीक है, मकसद आपका टेरर फ्री है, ग्राउंड पे वो साबित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। टेरर फ्री करिए, उसके बाद अफस्पा हटाइए। हम सबसे पहले उमर ने डीजी साहब के बयान पर रद्दमल जाहिर किया, टेरर फ्री की बात की और अफस्पा की बात भी की। लेकिन आपको बताएं एलजी का कौन खुश नहीं है यहाँ पे इंतखाबात पे, ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। जरा सुनिएगा सामने बैठ। सिर्फ एक आदमी को इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे एलजी साहब हैं। एलजी साहब के और शायद उनके आसपास जो अफसर हैं, जो एलजी साहब के जाते जाते खुद यहाँ से चले जाएंगे। वोट जिसको भी दें, लेकिन इलेक्शन हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। यहाँ मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर में आपको कोई ऐसा दिखेगा माँ सिवाय राजभवन के बाहर जो आपको ये कहे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब एक आध यहाँ पे क्या करें, अब हम सबों ने ऐसे चापलूस देखे हैं। मैंने भी 6 साल यहाँ हुकूमत की। जो आजकल राजभवन जाके चापलूसी करते हैं वो मेरे दफ्तर में बाहर भी बैठे हुए थे। गवर्नर साहब, तो उमर अब्दुल्ला का नया बयान भी, उमर अब्दुल्ला का बयान, और ये बयान इंतखाबात से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत पर। 3 अक्टूबर को जम्मू में मीटिंग भी हो रही है, उस पर भी आज उमर अब्दुल्ला से पूछा गया। लेकिन 3 अक्टूबर की मीटिंग में दूसरी जमातें भी शामिल हो रही हैं, कांग्रेस भी हो रही है। हमने ताज महिदीन से भी श्रीनगर में आज पूछा कि इंतखाबात हो ये सारे मामला, और इसके पस मंज़र में ताज महिदीन ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। में थे, इससे बुरे हालात थे। आज तो शांति है। 1-2 एनकाउंटर से तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ को दिन में 20 के एनकाउंटर हुआ करते थे, मगर उसमें भी इलेक्शन हुए 96 में, फिर 2002 में इलेक्शन हुए, फिर 2008 में इलेक्शन हुए, फिर 2014 में इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन में तो कोई मारा नहीं गया। जो लाए हुए हैं कमिश्नर सेक्रेटरीज, मोस्ट ऑफ देम बाहर से आए, उनको कश्मीर की टोपोग्राफी भी नहीं पता है। वो जानते ही नहीं कश्मीर के गांवों का क्या हाल है। अब जो जानते हैं वो करते नहीं। तो कश्मीर में डेवलपमेंट का नारा मार रहे हैं, सिवाय नेशनल हाईवे के कहीं और तो मैंने पैसे लगता नहीं देखा। कहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए, कहाँ वो। इससे बड़ा मजा कोई नहीं है कि आज़ाद साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे। ताज महिदीन, और ताज महिदीन कांग्रेस में बड़ा नाम रहे हैं, सियासत में पायदान बदल चुके हैं, और आज बता रहे थे डेवलपमेंट पर भी उन्होंने सवाल उठाया, और ये भी बताया कि अगर कश्मीर में डेवलपमेंट है तो फिर 43% के करीब लोग पीने के साफ पानी से क्यों महरूम हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया आज की तारीख में, आज के ज़माने में, जब 43% के करीब पीने के साफ पानी से महरूम हो, और फिर साफ जाहिर है यहाँ बच्चों को, लोगों को किडनी फेलियर ना हो तो और क्या होगा जब गंदा पानी पिएंगे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो जम्मू में ऑल पार्टीज मीटिंग हो रही है उसमें इन्वाइटेड नहीं है। आज हमारे साथी ताबिश कमाल ने दिल्ली में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सलमान निज़ामी से पूछा कि भाई क्यों आपकी जमात किसी खाते में दर्ज नहीं है जो इस मीटिंग में नहीं बुलाई है, क्योंकि ऑल अपोजिशन मीटिंग है, तो क्या डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कोई पार्टी नहीं है। तो सलमान निज़ामी का ज़रा करारा वार सुनिए, क्या जवाब दिया उन्होंने। किनारा उन्होंने नहीं, हमने किया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पीएजीडी को देखें जैसे वो बनी थी, उसमें जो उनका एजेंडा था उस एजेंडे के मुताबिक वो चल नहीं रहे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीएचडी का सबसे बड़ा मुद्दा था कि आर्टिकल 370 वापस हो। अब वही पीएचडी के जो मेंबर हैं, फिर उसके बाद उन्होंने गुफ्कार अलायंस, आज कोई और थर्ड फ्रंट, 3 नाम तो बदल दिए, और उसके बाद इंडिया अलायंस में शामिल हो गए। और इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं, मैक्सिमम पार्टियों ने
आर्टिकल 370 पे बीजेपी को सपोर्ट किया, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल जी हों, कांग्रेस के कई एमपी थे। वो सवाल तो मेरा है कि लोग आजाद साहब को गवर्नर बनाने की लगातार एक सोशल मीडिया पर र्यूमर फैला हुआ है। ये र्यूमर्स है, ये लोगों की चाहत भी है। लोग बीजेपी के साथ आप लोगों की साठगांठ, कोई साठगांठ तो नहीं है कि आप ही राज्यपाल बनना चाह रहे हो और बीजेपी को ऑफर दिया जा रहा है? हम अगर हमें वो ऑफर कोई लेना होता तो मार्केट में शगुफे थे, आज़ाद साहब को बीजेपी की सपोर्ट से हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बना लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बना लेंगे। तो अब वो डाउनग्रेड क्यों कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को कि यूटी का गवर्नर बनाएंगे? तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, हम ज़मीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लैंड एविक्शन ऑर्डर में ना एनसी थी, ना पीडीपी थी, ना कांग्रेस थी, हम मुकाबला कर रहे थे बीजेपी का। और ये लोगों की चाहत है, लोग चाहते हैं कि आज़ाद साहब जो है। चलिए, सलमान निज़ामी बता रहे थे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और आज़ाद साहब के जो हवाले से अफवाहें चल रही हैं, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं और भी मामला थे। जम्मू में पैंथर्स पार्टी के हरीदेव सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सनसनी खेज़ इंकशाफ किया या ये सनसनी खेज़ इल्ज़ामात लगाए। और उन इल्ज़ामात में उनका एक इल्ज़ाम था कि गैर रियासतियों को जम्मू कश्मीर में बसाया जा रहा है। अब इसको कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज की साजिश कहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि गैर रियासती ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर की बेसिक जानते ही कुछ नहीं है। और वो सिर्फ उनके अल्फाज के मुताबिक करप्शन का यहाँ बोलबाला है, हर तरफ करप्शन है। ये हरीदेव सिंह बता रहे थे, सुनिएगा हरीदेव सिंह को। 18 से असेंबली भंग है। यहाँ बाहर से लाए हुए अपने चहेतों के माध्यम से यहाँ हफ्ता वसूला जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब जब पता चला कि म्यूनसिपैलिटी में भी ज़मीन खिसक चुकी है, पंचायतों में कुछ नहीं बचा है, तो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव को और पंचायत के चुनाव को टालने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया था पहले कि ये इलेक्शन फौरी तौर पर वो करवाने जा रहे हैं। और इसी महीने में नोटिफिकेशन इशू करने की बात की गई थी, अगले महीने इलेक्शन करवाने की बात की गई थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, हरीदेव सिंह के संगीन इल्ज़ामात, लेकिन यही इल्ज़ामात कांग्रेस भी लगाती रही है। कांग्रेस पिछले 2 महीनों से लगातार सरकार के सामने महाज खोले हुए है। डोडा में भी आज कांग्रेस ने महाज खोल रखा था, एक बड़ा मुजाहरा डोडा में किया और डोडा में मुजाहरा करते हुए इल्ज़ामात की बारिश करते हुए बताया कि टोल प्लाजा हो, महंगाई हो, गाड़ी हो, करप्शन हो, इन सब की वजह से आवाम अब तौबा तौबा कर रही है। और उन्होंने बताया कि आवाम भी जवाब देगी और पार्लिमानी इंतखाबात हों या दूसरे इंतखाबात, तौबा तौबा भी बीजेपी को कराएगी। जम्मू के डोडा खित्ते में कांग्रेस का बड़ा जलूस, बड़ा जलसा, नारेबाजी और उसके बाद मीडिया इंटरेक्शन। जो जल शक्ति में जो स्कैंडल हुआ है, आपको पता है, जिन्होंने जो अरबों रुपयों का जो स्कैंडल हुआ है, हमारी हम चाहते हैं यहाँ पे एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए और उन ऑफिसर को सामने लाकर उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये पब्लिक एक्सचेकर है, पब्लिक मनी है। हम चाहते हैं कि ये पैसा लोगों तक पहुँचना चाहिए। अगर लोगों के लिए स्कीमें हैं, फिर आम लोगों तक, गाँव गाँव, घर घर, पंचायत पंचायत ये पैसा पहुँचना चाहिए। ये तो ऊपर से ही हड़प कर रहे हैं। दूसरी बात है जो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। मुझे बताए प्रॉपर्टी टैक्स, जबकि यहाँ इनकम हमारी तो टोटल जीरो है। हमारा जो डाटा है, हमारे आप देखिए इकोनॉमी हमारी डाउन हो चुकी है, तो प्रॉपर्टी टैक्स कहां से भरने हैं? हमारा जगह जगह ये टोल प्लाजा लगा रहे हैं, लोगों को लूटने के लिए टोल प्लाजा लगा रहे हैं। उनमें के हालात जैसे हालात थे जम्मू कश्मीर में, सबसे बुरे हालात थे। उस वक्त भी असेंबली चुनाव हो गए, उस वक्त भी सरकार बनी, उसके बाद कई इलेक्शन हुए, असेंबली चुनाव हुए। चलिए, ये तामीर और तरक्की में, और तामीर और तरक्की में आज भी सवाल लोग यही पूछते हैं कि इस साल के अवाइल में सरकार ने बताया था कि जम्मू कश्मीर में 2500 किलोमीटर्स को मैग्नेमाइज किया जाएगा, इस साल का टारगेट है। और आदाद शुमार बताते हैं कि 300 किलोमीटर से ऊपर जा ही नहीं सके हैं। अब वक्त तो ख़त्म होने को है मैग्नेमाइजेशन का, बाकी 2200, 2100, 2000 जितने भी बचे हैं कब किया जाएगा, ये सवाल है तामीर और तरक्की के हवाले से। लेकिन तामीर और तरक्की के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल कश्मीर से लेकर जम्मू तक रेबीज़ का है। आज रेबीज़ का आलमी दिन मनाया गया और श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में आज राजू राय भटनागर, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर के मशीर भी हैं, की सदारत में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें रेबीज़ के असरात से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, जिनमें सरकारी इदारे हैं, महकमा सेहत है और वेटनरी महकमा है और आवाम है, उन सब के
के हालात या उनके रिमार्क्स को मद्देनजर रखते हुए बताया गया कि सबको मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। श्रीनगर में एक रोज़ा तकनीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर भटनागर ने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस रेबीज़ के तबाहकुन असरात, रोकथाम और कंट्रोल के इक़दामात की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने का एक ज़रिया है और इस खौफनाक बीमारी के असरात से निपटने के लिए सरकारी इदारों और दूसरे इदारों की मुश्तरका कोशिशों की सख्त ज़रूरत भी है। उन्हें स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो हम आहंगी से काम करें ताकि रेबीज़ को 2030 तक पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। रेबीज़ पर आर भटनागर ने बताया कि 2030 टारगेट है ख़त्म करने का। जेके वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज यहाँ पर एक दिन का कॉन्क्लेव रखा है, जिसमें इसके संबंध में विभिन्न जो टेक्निकल चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, प्रोफेशनल इश्यूज़ हैं रेबीज़ को लेके, उसके बारे में चर्चा की जाएगी और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा और एक वर्क प्लान भी बनाया जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक इसका इरेडिकेशन किया जाए और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाए और हमारा ये प्रयास है कि रेबीज़ से कोई भी ह्यूमन डेथ ना हो और साथ ही साथ जो हमारे एनिमल पॉपुलेशन है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पेट्स हैं और अदर्स जो इससे अफेक्टेड होते हैं, उनको भी हम लोग वैक्सीनेट करके। आर भटनागर 2030 का टारगेट रेबीज़ को ख़त्म करने का। लेकिन नाजरीन आपको बताएं, आज की कॉन्फ्रेंस के बाद मालूम यही हुआ कि रोज़ाना कश्मीर के श्रीनगर शहर में 13 आदमी कुत्तों का शिकार होते हैं। औसतन 13 आदमी कुत्तों का शिकार होते हैं। 60,000 के कुत्ते शहर श्रीनगर में इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बने रहते हैं और जहां एक तरफ जंगली जानवरों से कश्मीर के आम इंसान को, आम आबादी को ख़तरा ही ख़तरा रहता है और जंगलों में इंसानी इंटरफेरेंस के बाद बताया जाता है कि जंगली जानवर निचले इलाकों की तरफ चले आते हैं और हमारे जो इदारे हैं वो उस पर सही तौर पे काम करने में नाकाम रहे हैं। वहीं कुत्ते जो हर वक्त शहर की गली नुक्कड़ से लेके शहर के बड़े बाज़ारों में खुलेआम घूमते और दंदनाते हुए नजर आते हैं। बच्चों से लेके बड़ों, बुजुर्गों से लेके ख़वातीन तक के लिए ख़तरा बने रहते हैं और तादाद भी शहर श्रीनगर में कुत्तों की जो किसी के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं वो 60,000 के करीब उन लोगों ने बताई जो इस महकमे पे पूरी तरह से, इन सूरत हाल पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। यानी हम इसको सरकारी आदाद शुमार कहें और सरकारी आदाद शुमार कहते हैं कि रोज़ाना 13 लोगों को कुत्तों का निशाना बनना पड़ता है शहर श्रीनगर में। सिटी में राउंड आउट 60,000 कुत्ते हैं और हर वक्त ये जो डेटा मिला है 13 बाइट्स अ डे, इट्स अलार्मिंग। तो हमारा ये मकसद है कि इस बीमारी को 2030 तक कैसे इरेडिकेट करें। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, म्यूनसिपलिटी है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और यूनिवर्सिटीज़ है। हमें अपने तौर से तालमेल करना चाहिए ताकि हम इस हदफ को पा सकें। आलमी सतह पर ग्लोबल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो अलायंस है, तो उनका हदफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनका हदफ है। तो जो आलमी तंजीमें हैं और हिंदुस्तान में जितनी भी कोलैबोरेटेड कंट्री ये NGOs हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये हदफ दिया है 2030 का। कुत्ते शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। 60,000 की तादाद भी बताई गई। याद रखेगा 13 लोग रोजाना कुत्तों का शिकार बन उतरे हैं, ये सरकारी आदाद शुमार है। लेकिन अगर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जिसकी ये जिम्मेदारी है कुत्तों पर रोकथाम करने की, कुत्तों की नसबंदी करने की, उसके साथ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, अगर वो नाकाम है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा एनिमल हस्बेंड्री एक चीज़ में कामयाब है और वो है हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को ख़त्म करने में। हमारी श्रीनगर में जितनी भी पोल्ट्री इंडस्ट्रीज थी उसके हवाले से आज इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ अहदेदारों ने नाम न बताने की शर्त पे हमें बताया कि श्रीनगर में वाइंड अप हो चुका है, वॉश आउट हो चुका है पोल्ट्री इंडस्ट्री, और श्रीनगर के आसपास के इलाकों में जो एनिमल हस्बेंड्री के पोल्ट्री फार्म्स थे वहाँ पे अब कुत्ते ही नज़र आते हैं। वो चूज़े, वो मुर्गियाँ, वो मुर्ग, वो सब कहीं नज़र नहीं आते हैं। और उसके लिए महकमे के अहदेदारों को जिम्मेदार ठहराते हुए हमें उन अहदेदारों ने बताया कि एक फ्री
जो इसमें मांग है उनकी कि उसको तहकीकात की जाए कि आखिर श्रीनगर शहर के आसपास जो हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्रीज थी, शहर में नहीं बल्कि शहर के आसपास के इलाकों में, और जो सरकारी तौर पे जिन्हें कंट्रोल किया जाता था, जिन्हें चलाया जाता था, वो इंडस्ट्री क्यों बंद हो चुकी है। ये हमें कुछ सीनियर ओहदेदारों ने नाम न बताने की शर्त पे बताया और हमने भी उन्हें यकीन दिलाया कि हम उनकी ये बात अरबाब इक़्तिदार तक ज़रूर पहुंचाते हुए उम्मीद करेंगे कि इस मामले में भी तहकीकात करें, क्योंकि पिछले साल हमने महकमे का एक पोल खोलते हुए बता ही दिया था कि पिछले साल जो दवाई जानवरों को दी जाती है वो नकली थी। अब की बार वो चूज़े, वो मुर्गियाँ, वो भेड़, वो किससे मरे हैं, वो क्या हुआ उनका, क्या उस दवाई से मरे या सरकार के इस इदारे को किसी ख़ास मतलब की वजह से उनको मारा गया। लेकिन आपको तालीम के निज़ाम पर भी हम बात करते हैं। हम अक्सर बताते रहते हैं कि जो कुछ भी हो लेकिन तालीम पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा तालीम का इदारा बहुत बड़ा है, बड़ी तादाद में यहाँ असातिज़ा तैनात थे, लाखों और करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेते हैं और उसके बाद भी हमारा तालीम का सरकारी इदारा पनप नहीं सका है। कुछ हमारी गलती है, कुछ असातिज़ा की मेहरबानी है और कुछ सरकार नामहरबान रही है, और ये सब वजूहात के बिना पे हमारे बच्चे आज भी अच्छी तालीम को पाने के लिए प्राइवेट स्कूलों का ही रुख करते हैं। और सरकारी स्कूल का हाल अहवाल, बड़ी इमारत सरकार ने बनाई। ये गानीवन कंगन के हम स्कूल की इमारत आपको दिखाएंगे। गानीवन कंगन का यहाँ है। अब ज़रा स्कूल की इमारत को देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आमतौर पे इस स्कूल की इमारत पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे और उसके बाद करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अगर इस स्कूल बिल्डिंग की देख रेख ना की गई तो जिम्मेदार कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम घर बनाते हैं तो हम अपने घर के दरो दीवार के एक एक कील को अपने जान से बहुत अजीज समझते हैं। क्या ये स्कूल हमारे नहीं है? इनकी रखवाली करना हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इनकी हिफाजत करना वहाँ के गांव वालों की जिम्मेदारी नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के बीच में वहाँ जो बच्चे हैं उनकी तालीम पे क्या असर पड़ता होगा। ये एक अलमिया है रियासत जम्मू कश्मीर का, वादी कश्मीर के हर जगह से इस तरह की इमारतें आए रोज़ हमें देखने को मिलती हैं। सरकार ने पैसा लगाया होता है लेकिन देख रेख न होने की वजह से वो इमारतें खंडरात में तब्दील होती हैं। अभी इमारत अजीम थी, खंडर बता रहे हैं, ये हम बाद में कहते हैं, लेकिन अभी तो निशान है, अभी इसको ठीक किया जा सकता है। ज़रा सुनिएगा, बच्चे से लेकर बड़ों तक हमारे नुमाइंदों ने वहाँ पे बात की। मैं मामर से हूँ। यहाँ पे हमारे स्कूल की हालत आप खुद देख सकते हो, हमारे ग्राउंड्स की हालत देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वाटर नहीं है, हम यूनिफॉर्म रोज़ धोते हैं, जैसे कि हर टाइम यूनिफॉर्म हम हर दिन धो कर आते हैं, हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। आप ग्राउंड का हाल देख सकते हो, यहाँ पे कचरा देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वाटर की बहुत प्रॉब्लम है, ग्राउंड हमारा नहीं है। हम जहाँ भी खेलने जाते हैं हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्राउंड नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे खेल नहीं सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं क्लास 10th में का स्टूडेंट हूँ और हमारे आपसे यही गुजारिश है कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स की बहुत ख़राबी है, यहाँ पे क्लासरूम्स की बहुत प्रॉब्लम आती है और हमें 160 रोल 10th में है और हम एक क्लास में बैठते हैं जहाँ पे हमें ठीक से समझ भी नहीं आता लेक्चर, और हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारी क्लासरूम। ये गानीवन गांदरबल के स्कूल की इमारत है और यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, क्या इसके लिए पब्लिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नहीं, इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो वहाँ पे तालीम देते हैं। वहाँ का हेडमास्टर जिम्मेदार है, ये CEO बड़गाम जिम्मेदार, गांदरबल जिम्मेदार है, ये वहाँ का जो एजुकेशन ऑफिसर है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जाडियो जिसे शायद कहा जाता है, ये वो जिम्मेदार है। क्योंकि इमारत सरकार ने बनाई, रखवाली कौन करेगा? और इसके लिए अगर हो सके सरकार को एक बार कुछ सख्त कदम उठाए। इसके लिए डायरेक्टर जो एजुकेशन है वहाँ से लेके जो CEO हैं, वहाँ जाडियो हैं, वहाँ का हेडमास्टर, अगर उनकी तनख्वाह काटी जाए तो कहीं न कहीं हालात बदल सकते हैं। और अगर हालात बदलने की बात करें तो महकमा एजुकेशन बच्चों के साथ कितनी खिलवाड़ करता है। ताज़ा मिसाल हमें सरहदी ज़िला के दूर दराज गाँव दिवर के सरकारी स्कूल से मिली है, जहाँ के असातिज़ा को तब्दील करके वहाँ दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र किया गया है, क्योंकि कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना था और हाई स्कूल में बच्चों को शायद पढ़ना नहीं था। और यही वजह है कि दिवर लोलाब के स्कूल के सारे बच्चे इन दिनों गली नुक्कड़ पे नज़र आते हैं। अक्सर वहाँ पे खबरें आती हैं कि बंग वगैरह की ज़्यादातर वहाँ पे कंजप्शन हो रही है और बच्चे भी उसमें मुलविस हैं। और होंगे भी क्यों नहीं, जब बच्चों को स्कूल में उस्ताद नहीं होगा तो वो स्कूल में करेंगे क्या। और CEO कुपवारा
उन तक ये बात पहुंचाते हुए या अरबाब इक़दार तक ये बात पहुंचाते हुए हम ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिर दिवर के स्कूल के असातिज़ा को क्यों तब्दील किया गया, मैथ्स का टीचर क्यों तब्दील हुआ, एजुकेशन का टीचर वहाँ इंग्लिश का टीचर क्यों नहीं है। अगर ये दो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं होंगे तो फिर उस कौम के बच्चे क्या कर पाएंगे, कितना आगे कंपटीशन में उतर पाएंगे। ये वो सवाल, वो अलमिया जो हम सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की आवाम के असरार पर अरबाब इक़दार तक पहुँचा रहे हैं। और आपको बताएं नाजरीन, आप देख रहे थे दिन भर सनम के साथ। माफ़ कीजिएगा, ये प्रोग्राम अब तक था सनम के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। फ़ी अमानिल्लाह।